हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 हिंदी 2024 में यानी कि किस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश को लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अगर पूछता है तो किस प्रकार से लिखना है, तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह देखेंगे। नई ट्रिक के साथ गाइज बताऊंगा। अगर इस प्रकार से नहीं लिखते तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, अगर उसी प्रकार से लिखते तो 100% एग्जामिनर 10 नंबर का प्रश्न पूछता है, आपको 10 नंबर जरूर देगा। क्योंकि 5 प्रश्न पूछता है तो 5 प्रश्न यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया होता है और उससे 5 प्रश्न पूछता है, तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से उस प्रश्न को तैयार कर लेना है। अगर पूछता है तो सारे के सारे प्रश्न वही पैराग्राफ से होते हैं और आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना होता है। 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश यानी कि 20 नंबर आप लोगों के आज की इस वीडियो में पक्के होने वाले हैं। यानी कि किस प्रकार से लिखना है, आज की इस वीडियो में हमें इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। 10 नंबर का गाइस गद्यांश का होता है और 10 नंबर पद्यांश का होता है, यानी कि 20 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के हो जाएंगे आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार से हमें, यानी कि टॉपर्स किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, हमारा गद्यांश दिया गया है। हमारे गद्यांश का पैराग्राफ दिया गया है। जन का प्रवाह अनंत है, 77 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। गाइस, ये 2008 में पूछा गया, 2011, 2014, 2017, 2019 और 2020। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूं, तो आप प्रीवियस सेल के पेपर उठाकर उसमें आप खुद देख लेना या अनसॉल्व ले लेना, उसमें देखना। तो ये खुद पूछा गया है गाइस, इसीलिए मैं इसी पैराग्राफ को लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। गाइस, ये पैराग्राफ होगा और इस पैराग्राफ के मात्र ये 5 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है? ये प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का। ये भी हमारा 2 नंबर का और ये प्रश्न भी हमारा 2 नंबर का हो गया और ये भी प्रश्न 2 नंबर का और ये भी प्रश्न 2 नंबर का। गाइस, 5 प्रश्न पूछता है और 5 प्रश्नों में से आपको कितने अंक मिलते हैं? 10। अगर 10 मार्क अचीव करने हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के 10 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो ये 5 प्रश्न आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई अन्य पैराग्राफ भी पूछता है तो बिल्कुल जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव करें। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न क्या दिया गया है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अथवा करके प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी। और अब जो है 2024 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाए, गद्यांश के पाठ और लेखक या शीर्षक का नाम लिखिएगा। इस बिल्कुल सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर खा दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जितना रेखांकित किया गया है, यानी कि ये जितना यहाँ पर रेखांकित है इसकी व्याख्या करना है। और प्रश्न नंबर हमारा 3 दिया गया है, इस अवतरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है। गाइस, ये जितने सारे प्रश्न हैं सिर्फ इसी पैराग्राफ से हैं। आप लोगों को कहीं बाहर से नहीं लिखने की जरूरत है। इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें प्रश्न पूछा गया उस हर एक प्रश्न का इसमें आंसर आप लोगों को मिलेगा। यानी कि इस अवतरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है, यह प्रश्न हमारा तीसरा होगा। और इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया, यानी कि घ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा। यानी कि इस प्रश्न का भी उत्तर इसी हमारे पैराग्राफ में ही मिलेगा, क्योंकि जितने सारे ये प्रश्न पूछे गए इसी पैराग्राफ से पूछे गए। तो आप लोगों को इनके आंसर भी इसी पैराग्राफ में से देख कर अच्छी तरीके से जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों के खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा और किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। प्रश्न नंबर अंगा यानी कि 5, राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन किसके समान है। गाइस, ये 5वां प्रश्न हो गया। अब हर एक प्रश्न का अब हम उत्तर देखते हैं। गाइस, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखकर व्याख्या कीजिए, संदर्भ लिखिए या लेखक का नाम लिखिएगा। जिस प्रकार से पूछता है तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर
जन का प्रवाह यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे, क्योंकि ये पैराग्राफ शुरू का दिया होता है और यहाँ पर लास्ट का। आप जिस पैराग्राफ का बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ठीक इसी प्रकार से उसमें भी अपने कॉपी में बना लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से अथवा करके 2 पैराग्राफ दिया गया था। इससे ये पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ का स्टूडेंट ने किया है, तो एग्जामिनर इसे देखकर ही समझ जाता है कि स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छी तरीके से किया होगा। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे हम सभी लोग। अगर संदर्भ पूछता है कि प्रस्तुत पाठ का संदर्भ और लेखक का नाम लिखिए, अगर इस प्रकार से पूछता है तो यहाँ पर हम सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे क्या, संदर्भ, ब्लैक पेन से, तब उसके अंतर्गत लिखेंगे। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्कुल जिस प्रकार से बता रहा हूँ गाइज, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 10 मार्क गद्यांश से प्राप्त करने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्घृत है। इसके लेखक महान साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। गाइस ये लेसन का नाम और इस लेखक का नाम थोड़ा ब्लैक पेन से अगर हाईलाइट कर देंगे ना तो एग्जामिनर डायरेक्टली सबसे पहले इसी चीज़ों को देखेगा और इसी चीज़ों को देखकर आपको 2 नंबर देगा, क्योंकि ये प्रश्न 2 नंबर का है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का पाठ राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, तो थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्घृत है। इसके लेखक महान साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। क्योंकि आप लोगों को 2 मार्क अचीव करने हैं, आप लोगों को एक लाइन में आंसर नहीं देना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है ना इसको याद करना है, बिल्कुल आप आसानी पूर्वक खुद से कर सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, यहाँ पर देख लीजिए, जन का प्रवाह अनंत है। 77 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। गाइज इतना ही अंडरलाइन है और रेखांकित है, तो इसी की हमें व्याख्या करना है। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गाइज 2 नंबर इससे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी। तो हो जाएगी इसकी व्याख्या, प्रश्न नंबर ख हमारा दिया गया है, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। सॉरी गाइज, थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब होगा कि मैं पैराग्राफ नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग व्याख्या को ही देख लें कि किस प्रकार से हमें व्याख्या, इसकी क्या व्याख्या होगी या किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर डाल लेंगे प्रश्न नंबर ख और लिखेंगे, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जब तक सूर्य की किरणें प्रातःकाल इस पृथ्वी को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। गाइस मात्र इतना ही लिखना है, यहाँ पर इतने ही पैराग्राफ की व्याख्या को करना है जितना कि अंडरलाइन है। तो क्या हो जाएगी, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास जो है निरंतर बदलता रहता है तथा अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मनुष्य का जीवन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र के साथ जुड़ा है और जिस प्रकार से राष्ट्र में परिवर्तन होते ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल इस पृथ्वी को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। गाइस इतना आप लोगों का हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 3 दिया गया है, इस आवरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका आंसर हमारा क्या दिया गया है, इस आवरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर यानी कि इस पैराग्राफ में किस तत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो जन का प्रवाह अनंत है, यानी कि यहाँ पर मनुष्य या लोगों के बारे में बताया गया है। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस आवरण में राष्ट्र के किस तत्व पर प्रकाश डाला गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस आवरण में राष्ट्र के दूसरे अनिवार्य तत्व जन पर प्रकाश डाला गया है। गाइस बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, इतना। के बाद हमारा प्रश्न नंबर दिया गया है, प्रश्न नंबर हमारा घ दिया गया है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा। तो राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा, इसी में से क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा। तो राष्ट्रीय जन का जीवन क्या आंसर हो जाएगा, जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन रहेगा। गाइस इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 5 दिया गया है, अंगा यानी कि राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन किसके समान है।
तो हमारा आंसर दिया गया है राष्ट्र के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन नदी के प्रवाह के समान है, यानी कि नदी के जल की लहरों के समान ही है, कभी उठता है तो कभी गिरता है, कभी बढ़ता है तो कभी कम होता। गाइस अगर आप पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखते हैं तो आप किसी भी कोई भी पैराग्राफ उसको आप बिल्कुल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट पद्यांश की बात कर लेते हैं। तो हमारा पद्यांश दिया गया निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए करके ध्यान आज इस जग का निश्चय वे मुस्काए फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्धघर भर लाए। गाइज ये हमारा पद्यांश हो गया और इससे रिलेटेड हमारे प्रश्न हैं। गाइज इस पैराग्राफ को अगर आप इस पद्यांश को अच्छी तरीके से समझते हैं पढ़ते हैं तो आपको जितने सारे इसमें प्रश्न पूछे गए सारे के सारे का प्रश्नों का आंसर इसी पैराग्राफ में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहला हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। गाइज कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ देता है। इसके बाद प्रश्न नंबर खा दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर गा दिया गया प्रस्तुत पद्यांश में विरहणी के रूप में किसे दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर घा खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीक हो रहा है। प्रश्न नंबर अंगा इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही। गाइस यानी कि इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही, तो ये शरद ऋतु का और ये खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीक हो रहा है। तो अरे सारे के सारे अगर इस पैराग्राफ को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो सारे के सारे प्रश्न इसी में से आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जितना अंडरलाइन किया गया इसकी व्याख्या को प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कितना रेखांकित किया गया, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए घूमे हुए इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए करके ध्यान आज इस जग जन का निश्चय वे मुस्काए फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। गाइस इसी का सिर्फ आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसकी व्याख्या करना है 3-4 लाइनों की, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सभी लिख लेंगे निरख सकी और अर्ध भर लाए, यानी कि सबसे स्टार्ट का पैराग्राफ और सबसे लास्ट का, क्योंकि अथवा करके 2 पूछता है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो जानवर समझ जाएगा कि किस पैराग्राफ का बच्चे ने किया है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। गाइस हमारा ये पहला प्रश्न था। तो अगर संदर्भ आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, संदर्भ तब लिखेंगे। अगर इस पर पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखते हैं तो बस ऐसे ही लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग में संकलित गीत नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गाइस बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना और ज़्यादा घुमा फिरा कर भी नहीं लिखना, मात्र सीधे सीधे आसान शब्दों में आप लोगों को बिल्कुल लिखना है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग में संकलित गीत नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गाइस बस इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर जितना रेखांकित किया गया उसकी सिर्फ व्याख्या को लिखना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइनें रेखांकित की गई, तो इसकी व्याख्या को अब हम सभी लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा खा दिया गया है और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। पहली लाइन हमारी दी गई है, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए घूमे हुए इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ आए, ये दिया गया है। इसकी हमारी व्याख्या तो देखेंगे, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है, यानी कि फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, यानी कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। घूमे हुए इस ओर यहाँ हंस ये उड़ आए, कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठा है, ये कहती हैं। और उसके बाद घूमे हुए इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ाए, वहां वन में मेरे प्रियतम घूम रहे हैं, इसलिए उनकी याद दिलाने के लिए हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। और इसके बाद करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। इसके बाद कहती हैं, निश्चय ही मेरे प्रियतम मेरी याद करके मुस्कुराए होंगे और ये लाल रंग के कमल के फूल जो है उनके होठों के समान सुंदर लग रहे हैं, यानी कि बंदूक का एक फूल होता है जो बंदूक का फूल के समान, यानी कि कृष्ण जी के होठ लग रहे हैं। गाइज बस बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, जितना पूछता है सिर्फ उसी की व्याख्या को लिखना है।